वेलकम टू यूपीएससी डीकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 अक्टूबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज के टॉपिक्स में देखिए, हम देखेंगे आसियान की इंपॉर्टेंस क्या है इस बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आसियान। फिर सेकेंडरी सैंक्शंस, यूएस ने थ्रेट करा है भारत को। आप जानते हो कि रशियन ऑयल के इम्पोर्ट पर आपने रोक नहीं लगाई, इसको आपने कर्ब नहीं किया, तो आप पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इस चीज़ को समझेंगे हम। थर्ड टॉपिक है आज का एआई एंड एजुकेशन, इंक्लूजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अर्ली एजुकेशन। इसके इम्पैक्ट्स को, इसके कंसेप्ट को समझेंगे हम। कुछ शॉर्ट न्यूज़ जैसे कि चाबहार पोर्ट है एंड यूएस ने डिसाइड करा है न्यूक्लियर टेस्ट को रिज्यूम करने का। इन सभी चीज़ों को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके हेडिंग पर क्या कहता है। आफ्टर आसियान समिट जो रिसेंटली हुआ है अभी, इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है एंड किस सेंस में यूएस चाइना के कंटिन्यूइंग जो ट्रेड टसल है उन लोग का, उसके रिगार्डिंग व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप। सब चीज़ों को समझते हैं हम। ये देखिए, इसमें स्टार्ट किया है कि जब 1967 में इस ग्रुपिंग की फाउंडेशन होती है, उस टाइम पे सिर्फ एक पॉलिटिकल संस्था रहती है, बट टाइम जैसे जैसे बढ़ा है इसने अपने इम्पोर्टेंस को ग्रो किया है इकोनॉमी वाइज, सिक्योरिटी वाइज। तो इंडिया के परस्पेक्टिव से पहला कहता है कि इंट्रा ट्रेड जो होता है आसियान में, इसका मतलब है जो आसियान कंट्रीज़ हैं जितना वो ट्रेड करती हैं आपस में, वो ग्लोबल ट्रेड का 25 से 30% होता है, जो ईयू के, यूरोपियन यूनियन के सेकंड आता है। मतलब सोचो वर्ल्ड में नंबर 2 पर आता है। सेकंड पॉइंट कहता है जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। किस सेंस में, तो चाइना के बढ़ते हुए टेरिटोरियल क्लेम, मतलब साउथ चाइना सी की बात करें, ईस्ट चाइना सी की बात करें, उस पूरे इंडो पैसिफिक की बात करें, चाइना चाहता है डिफरेंट जो टेरिटरीज हैं अपना क्लेम वो करते रहता है। तो इसको इस तरह समझेंगे हम, जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो एक ब्लॉक की तरह, एक मीडिएटर की तरह काम करती हैं, जो चाइना के इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस को कम करने में, नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती हैं। इस प्रकार से इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। इसका तात्पर्य किस चीज़ से है, क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, आप जानते हो। अगर हम 2010 से पहले की बात करें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस है, कनाडा है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनका बोलबाला था। अभी क्या है, सबसे देखो इंपॉर्टेंट बात है क्रिटिकल मिनरल्स। अगेन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि चाइना, फिर से चाइना आता है, चाइना मोनोपोलाइज करता है क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोसेसिंग को। इसलिए भी एंड रिलोकेशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स दिस सेक्टर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो इस पूरे क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसलिए कहता है जो ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट कर रही है, इंडो पैसिफिक की तरफ। एक और पॉइंट कहता है, देखिए आसियान मेंबर जो है वो कंट्रीज जो हैं आर स्टिल ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसका मतलब क्या है, तो वहाँ के मार्केट्स कैसे हैं, एमर्जिंग मार्केट्स हैं, डिमांड वहाँ पे इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट को कैप्चर करने का। सेकेंड है जो पॉपुलेशन वहाँ पे है, यंग पॉपुलेशन है, उसको हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए। तो डिफरेंट जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो चाहें तो इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए इन सर्टेन आसियान कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। देखिए ये मैप है डिफरेंट आसियान कंट्रीज़ का, आप ध्यान दो। जैसे कि थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर। यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं जो ट्रेड के लिए, मिलिट्री मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मलक्का स्ट्रेट लाई करता है, यहाँ पर सुंडा स्ट्रेट है, आपका साउथ चाइना सी यहाँ हो गया। आप नोटिस करोगे तो डिफरेंट, देखो इधर पैसिफिक साइड हमारा चला जाता है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी और वेस्ट में हाँ। तो इनकी जो लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर ईस्ट में, वेस्ट में कहीं भी जाना है, यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा आपको। इसको समराइज करें अगर, तो आसियान जो ग्रुप है उसका इंपॉर्टेंस क्यों है। पहला है इंपॉर्टेंट ट्रेड ब्लॉक है ये, इसका सिग्निफिकेंस है जियोपॉलिटिकली, ऑल कंट्रीज आर ग्रोइंग इकोनॉमीज, ठीक है, कनेक्टिविटी देखा हमने। एक देखो पेपर में दिया नहीं गया है, यहाँ ध्यान दो, शिफ्ट इन इंटरेस्ट ऑफ यूएस टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। बार बार देखो डिस्कस कर रहे हैं इसको हम हर लेक्चर में कि यूएस की जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट एशिया से मूव कर चुकी है इंडो पैसिफिक की तरफ। उसको चाइना में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इस एरिया का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। एंड वन मोर थिंग, इस साल के, मतलब जो कमिंग ईयर यूपीएससी का, उसके मेंस के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी अच्छे से पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बिकॉज इंडिया जो है लगातार कोशिश कर रहा है ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से अपने कनेक्शंस को इंक्रीज करने के लिए।
कुछ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग फैक्ट्स देखते हैं। तो एक नाम दिया गया है 9 डैश लाइन, किसके रिगार्डिंग है? तो चाइना जो क्लेम करते रहता है साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में ये आइलैंड हमारा है, ये वाटर बॉडी हमारा है, उसके रिगार्डिंग देखो एक यू शेप्ड लाइन है कंसिस्टिंग ऑफ 9 डैशेस इन साउथ चाइना सी, जिसमें कि चाइना क्लेम करता है पार्सल आइलैंड्स को, स्प्रेटली आइलैंड्स को। तो ये दोनों आइलैंड्स कहाँ लाई करते हैं? साउथ चाइना सी। ध्यान रखना है कि ये कोई ग्लोबल लाइन नहीं, जैसे कि इक्वेटर मेरिडियन नहीं, चाइना ने इस 9 डैश लाइन को खुद ही से अनाउंस किया था। अब यहाँ देखते हैं, देखो मोदी जी, अगर इंडिया की बात करते हैं, एक सेकेंड, इंडिया की बात करते हैं तो पीएम मोदी पिच्ड फॉर अर्ली रिव्यू ऑफ इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें कहता है कि हमारा आसियान कंट्री से जो एफटीए है उसको हमने रिव्यू करने के लिए कहा है। इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों है? देखिए, जो एफटीए साइन किया गया था 2009 में वॉज फेसिंग डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। उसमें कहता है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके टैरिफ ऑलरेडी बहुत कम थे, तो इस ट्रेड डील को साइन करने से कुछ खास फायदा हमें हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया है। नुकसान कैसे हुआ? यहाँ देखिए, तो इंडिया के टैरिफ रूल से बचने के लिए लोग क्या करने लगे, आसियान कंट्रीज के थ्रू चाइनीज गुड्स को, डिफरेंट कंट्रीज के गुड्स को इंडियन मार्केट में डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने कल डिस्कस किया था आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, यही कारण है इस चीज़ का कि इंडिया को इससे कुछ खास फायदा है नहीं, उल्टा नुकसान हो जा रहा है। व्हाट इज आरसीईपी? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ग्रुप है ये। यहाँ देखिए इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो फ्री ट्रेड डील बिटवीन जितने आसियान मेंबर्स हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि आरसीईपी में क्या सभी आसियान कंट्रीज हैं? तो यस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इनके बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ एक बात कही गई है कि इस आसियान के इंपॉर्टेंस के इंक्रीज करने से इंडिया क्या सीख सकता है। देखो डिफरेंट ग्रुपिंग्स क्या सीख सकती है। इसमें सार्क का एग्जाम्पल देता है, बिम्स्टेक का एग्जाम्पल देता है, बीबीआईएन का। फिल्म्स के लिए इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखना। तो सार्क का देखो एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान उसका मेंबर है एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। हम हमला भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, ये तो चलेगा नहीं। यहाँ देखो एक बात कही गई है कि इंडिया को सीखना ये चाहिए कि जिस ग्रुपिंग में पाकिस्तान नहीं है, जैसे कि बिम्स्टेक है, बीबीआईएन वगैरह है, उसमें अपने एनर्जी को फोकस करे, कोशिश करें इंटेलिजेंस को बढ़ाने की। एक देखो फैक्ट देखेंगे लास्ट हम, यहाँ पर एक नाम दिया गया है CPTPP, ध्यान दीजिएगा, CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये सब ध्यान रखो, ये पूछ देता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, बहुत कंट्रीज हैं, इसमें चाइना नहीं आती है। इसमें मतलब एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस भी ग्रुपिंग में चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया को वहाँ पे अपने एनर्जी को इंक्रीज करना चाहिए, फोकस को बढ़ाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग देखो प्रीलिम्स के लिए दो प्रोजेक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट, दूसरा है मल्टी मोडल कलादान प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं इंडिया की, उसको साउथ ईस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से कनेक्ट करना, ठीक है। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका कुछ भला हो जाएगा, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सब किसका पार्ट है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड हाँ, पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। चलो अब समझते हैं हम कि फियर ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस। यूएस जो कहते रहता है आप अगर रशिया से अपना ऑयल लेना कम नहीं करोगे तो ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या फियर ये सच में है? इसका थ्रेट क्या लाई करता है? डिस्कशन को शुरू करते हैं। स्टार्ट करता है कि इंडिया ने पहले भी, अगर बात करें वेनेजुएला की, ईरान की, जिस पे यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, उससे ऑयल परचेज करना उसने बंद कर दिया था। अब सिमिलर चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ में। अब जानते हो यूएस ने थ्रेट दिया है, अगर रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं करते हो, इवन कम नहीं करते हो, आप पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। हम समझेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग, जो सेकेंडरी सैंक्शंस होते हैं इसका मतलब क्या है, इसके लिए इतना थ्रेट, इतना भय का माहौल क्यों है, ठीक है। इसका देखो एक बात कही गई है कि रिलायंस है, आईओसी है, एचपीसीएल, सबने अनाउंस किया है कि हम धीरे धीरे रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। चलो यहाँ देखो, व्हाट आर सेकेंडरी सैंक्शंस, इसको सिंपल टर्म्स में देखते हैं हम। अगर प्राइमरी की बात करें तो यूएस लगाता है अपने सिटीजन्स के ऊपर, अपनी कंपनीज के ऊपर, कि आपको इस कंपनी से यहाँ से बिजनेस नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस की, वो थर्ड पार्टीज पर लगाता है। मतलब क्या है इसका कि सेकेंडरी सैंक्शंस जो है वो लगेंगे, सपोज करो दो कंट्रीज ए एंड बी है, ए पर लगेंगे कि आपने बी से ट्रेड क्यों किया, क्योंकि बी अंडर यूएस सैंक्शन है। समझ में आ रही होगी बात। इसलिए इससे होता क्या है, देखो
तो हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है यूएस पे, उसकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है। जो कंपनीज यूएस की होती हैं, इंडिया की बात करें, भारत की बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल है, मेटा वगैरह है, उसने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। इनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच, इस चीज़ को समझते हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम यूएस मार्केट, अगर आप उसकी बात नहीं मानते हो, अगर यूएस की बात आप नहीं मान रहे हो, आप स्टिल रशिया से ऑयल परचेज करते हो, तो यूएस का जो मार्केट है आपको वहाँ बिजनेस करने को नहीं मिलेगा। आपको उसका जो सिस्टम फिनांस का है उसको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। उस देखो हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, प्राइमरीली डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। तो अगर हम यूएस की बात को नहीं मानते हैं तो हमारे ट्रेड में, हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर में दिक्कत आ सकती है। देखिए, वाई आर यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस अ थ्रेट, तो कहता है यूएस डॉलर का स्टेटस क्या है, वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी रिजर्व एंड प्राइमरी करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा हम क्यों कहते हैं, तो सेंट्रलिटी ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम्स मार्केट्स ग्लोबली। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला तो कारण ये है कि यूएस डॉलर में अगर उसकी डिमांड में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, उसका सीधा असर कहाँ पड़ता है, हमारे रुपये के वैल्यू पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो यूएस बेस्ड डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज वगैरह है, उनका काम क्या होता है, आपके क्रेडिट वर्दीनेस को बताना, मतलब आप सही टाइम पर अपने लोन को चुका सकते हो कि नहीं। ये बहुत बड़ा देखो एक मार्क होता है जिससे कोई कंट्री दूसरे कंट्री से लोन ले सकती है। एंड लास्टली क्या है, इन्वेस्टर्स ऑफ यूएस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें कहता है यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस डू नॉट इम्पोज मॉनेटरी पेनाल्टीज, पैसे का पेनाल्टीज नहीं लगाते हैं, बट कट ऑफ फॉरेन पार्टीज फ्रॉम एक्सेस टू यूएस फाइनेंशियल एंड कमर्शियल मार्केट्स। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी सैंक्शंस में क्या होता है, आपने सैंक्शन लगाया थर्ड किसी पार्टी पर, उसका बट आप क्या कर रहे हो कि आप अगर उसकी बात नहीं मानते हो, सैंक्शंस को फॉलो नहीं करते हो, आपको यूएस मार्केट से कट कर दिया जाएगा। फोकस करते हैं इस पैराग्राफ पर, इसको रैप अप करेंगे हम कि हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इस चीज़ पर। तो सरकार कहती है हमारी कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बाई ऑयल फ्रॉम वेयर एवर इट गेट्स द बेस्ट डील। फर्स्ट पार्ट क्या है, जहां हमें अच्छा डील मिलेगा हम परचेज करेंगे। एक कैच क्या है, एज लॉन्ग एज ऑयल इज नॉट अंडर सैंक्शंस। तो अगर जब बात सैंक्शंस में ना होने की है तो रशिया से अभी तक हम ऑयल कैसे खरीदते आए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि टेक्निकली देखा जाए अगर, तो रशियन ऑयल सैंक्शन के भीतर नहीं आता है, उस पर सिर्फ प्राइस कैपिंग की गई है कि अगर आप वेस्टर्न जो शिपिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो फिनांस फैसिलिटीज़ हैं, उसको यूज़ करते हो, एक सर्टन कैप के ऊपर ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखो खतरा किस चीज़ से, ऑयल खरीदने से नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, शिपिंग सिस्टम है, जो गेटवे वगैरह है, वो हेविली डिपेंडेंट है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, यूएस एंड इट्स एलाइज के ऊपर। तो अगर इस चीज़ को नहीं मानते हैं हम, तो हमें इनडायरेक्टली काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। एंड वन मोर थिंग, रशिया का जो ऑयल है उसकी जो प्राइस कैपिंग की गई, इसका मतलब क्या है, तो सपोज करो प्राइस लेवल एक्स फिक्स किया गया है कि आपको इसके ऊपर ही पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप उस रास्ते से जाते हो, वेस्टर्न सिस्टम को यूज़ करते हो। तो अगर कोई कंट्री उस प्राइस को पे करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। इसका उद्देश्य क्या था कि चूंकि हम इतना प्राइस को हाई कर दें जिससे कि रशियन जो ऑयल है उसका डिमांड ही कम हो जाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रशियन ऑयल इज़ वेरी कॉस्टली। तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों कह रही थी अभी तक कि इसका रशिया का ऑयल चीप है इसलिए हम खरीद रहे हैं। देखो इसमें कैच ये था, सैंक्शन के दौरान कहा गया था कि G7 जो कंट्रीज़ हैं उनके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं, रशिया उनको मनचाहे प्राइस पर ऑयल बेच सकती है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या था, आपको वेस्टर्न शिपिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं करना है। तो अगर आप वेस्टर्न सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते हो, आप फ्री हो, आप पे सैंक्शन काम नहीं करेगा। तो रिसेंटली करेंटली इंडिया ऐसा क्यों कहता है कि रशियन ऑयल के इंपोर्ट को हम कम कर देंगे, वो चीपली तो ले रहा है, उसको डर है यूएस के सेकेंडरी सैंक्शंस का। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं हमने देखा अभी, कुछ फैक्ट्स देख लो अब। तो आईओसी जो है इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनर है। 3 लार्जेस्ट रशियन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, चाइना, इंडिया, टर्की, ठीक है। और देखो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि मेजर कॉजेज क्या क्या हैं फियर ऑफ सेकेंडरी सैंक्शंस के। अब देखिएगा यहाँ पर एक मैप दिया गया है चाबहार पोर्ट के रिगार्डिंग। ग्वादर पोर्ट कहाँ है, पाकिस्तान। चाबहार पोर्ट ईरान की बात हो रही है। अब देखो डीप वाटर पोर्ट है, सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है। पूछ सकता है प्रीलिम्स में। क्लोजेस्ट ईरानियन पोर्ट टू इंडिया, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्लोजेस्ट ईरानियन पोर्ट टू इंडिया कौन सा है, चाबहार पोर्ट। ओपन सी में है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके रिगार्डिंग, जिससे कि ईजी पड़ता है बड़े बड़े शिप्स को आकर के लोड अनलोड करने में। न्यूज़ में क्यों है ये, इंडिया गेट्स 6 मंथ वेवर फ्रॉम ईरान पोर्ट, चाबहार पोर्ट की बात हो रही है।
तो 6 मंथ के लिए यूएस ने सैंक्शंस को रिमूव कर लिया, ठीक है। कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं हम। अगर बात करें स्पोर्ट की, तो इंडिया हैज़ बिन एसोसिएटेड विद चाबहार पोर्ट सिंस 2005। एग्रीमेंट हुई थी ईरान के साथ इसको डेवलप करने की। 2015 में क्या होता है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि शाहिद बेहस्ती पोर्ट, क्या है, शाहिद बेहस्ती पोर्ट, चाबहार पोर्ट की बात हो रही है, जो कि मेजर कमर्शियल हब बनाने के लिए, क्यों, इंडिया को एक्सेस करने के लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, ठीक है। यहाँ देखिए इसका अदर इम्प्लीकेशन क्या होगा कि सप्लाईज टू अफगानिस्तान स्पेशली एसेंशियल फूड ग्रेन्स, मेडिसिन वगैरह है, कैन स्टिल बी सेंट थ्रू चाबहार पोर्ट। तो अल्टीमेटली किसको फ़ायदा मिल रहा है, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये पाकिस्तान हो गया, इसका ग्वादर पोर्ट है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये बीच में फंसा हुआ है। तो अब जानते हो पाकिस्तान से इसका टसल चल रहा है, क्लैश चलते रहता है। तो इन प्रेजेंट सिनेरियो उसको ट्रेड करना है, कुछ एड लेना है, कैसे लेगा, इंडियन ओशन के माध्यम से, किस पोर्ट के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू, मतलब पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान की मदद से वो यहाँ पर ट्रेड वगैरह कर सकता है। इस आर्टिकल को बहुत शॉर्ट में देखेंगे हम। इसमें क्या कहता है, यूएस ने डिक्लेयर किया है, अनाउंसमेंट करी है, हम न्यूक्लियर टेस्ट को फिर से रिज्यूम करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ये बात कही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 80 ईयर्स पास कर चुके हैं सिंस यूएस ओपनड द न्यूक्लियर एरा। जुलाई 1945 में उसने टेस्ट किया था। एक नाम दिया गया है एल्मागोर्डो, न्यू मैक्सिको में जगह है, पूछ सकता है एल्मागोर्डो कहाँ है, न्यू मैक्सिको में। तो न्यूक्लियर एरा की शुरुआत किसने करी थी, यूएस ने, किस प्रकार से, टेस्टिंग करके, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एक नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT। यहाँ देखिए ये बैन करता है किसी प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को, पीसफुल पर्पज से हो, किसी पर्पज से हो। इसको 1966 में साइन किया गया था। इंडिया इसका पार्टी नहीं है। अब डिस्कस करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। इसका कंटेक्स्ट क्या है, देखिए रिसेंटली जो मिनिस्ट्री एजुकेशन की उसने अनाउंस किया है एआई को वो क्लास 3 से ही सिलेबस में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट ईयर से। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसको समझते हैं हम। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, टीचिंग वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देना कि एआई को यूज़ करते हुए कैसे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। देखिए क्या कहता है, अपस्किलिंग, मतलब व्हाट इज अपस्किलिंग, आपके स्किल को इन्हांस करना, उसको इंक्रीज करना। देखिए कहता है एआई इज नॉट जस्ट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंटेंट, ये क्या है, एक शिफ्ट है प्रेजेंट स्ट्रक्चर से पर्सनलाइजेशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, हम पहले क्या करते थे, सिलेबस है, बुक्स है, सबको वही पढ़ना है, एक ही एग्जाम हो रहा है। अब क्या है, अगर एआई आ जाता है तो किस बच्चे में क्या कमी है, जैसे कि इसका बिहेवियर कैसा है, किसकी लर्निंग स्पीड क्या है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करता है वो, उसकी नीड्स क्या हैं, क्या वो डिसेबल तो नहीं है। तो डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए इसको इंक्लूड किया जा रहा है, अच्छी चीज़ है ये। बट यहाँ पर काउंटर करता है इस चीज़ को कि इट इज़ नो सब्स्टिट्यूट, मतलब टीचर को, एक ह्यूमन बीइंग को आप रिप्लेस कैसे कर सकते हो, उसके पास फीलिंग्स होती है, इनसाइट्स होते हैं, इम्पैथी सिंपैथी वगैरह है, आप उसको बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसको इंक्लूड कर लो, गुड थिंग है, बट इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कहता है कि क्या इतनी अर्ली एजुकेशन में क्लास 3 से एआई को इंक्लूड करना ज़रूरी है। देखो इसको जस्टिफाई करता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि अगले 5 सालों में 2 मिलियन जॉब्स को एआई रिप्लेस कर देगा। बट कैच क्या है, देखो 2030 तक क्या होगा, 4 मिलियन नए जॉब्स का क्रिएशन भी करेगा। इसमें डिफरेंट स्किल की ज़रूरत होगी, इसलिए हम इतनी अर्ली स्टेज पर एआई को इंक्लूड करके क्या कर रहे हैं, न्यू स्किल्स को, अडेप्टेबिलिटी को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे 2030 तक बड़े हो जाएं उनको जॉब मिलने में दिक्कत ना हो। फिर पूछता है आर वी रेडी, इतने बड़े चेंज के लिए हम तैयार हैं क्या। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, एआई हैज़ ऑलरेडी मेड इट्स वे। इसमें कहता है कि आप अगर स्कूल में इंक्लूड ना भी करो, बच्चों के पास फ़ोन होता है, 24/7 ऐसे बॉट्स, ऐसे ऐप्स होते हैं जो बच्चों को हर क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, मतलब वो उसे फेमिलियर ऑलरेडी हैं। अगर स्पेशली भारत की बात करें तो इसमें एक पॉइंट दिया गया है इंक्लूसिविटी का। देखिए इंडिया क्या है, मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल एक कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट धर्म के हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ डिसेबल पीपल वगैरह हैं, गरीब अमीर हर तरह के लोग हैं। तो इंक्लूसिविटी को इन्हांस करने के लिए एआई एक अच्छा टूल साबित हो सकता है। देखिए तो बट इस प्रोसेस में कुछ लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसको कहता है अ लॉट ऑफ पेरेंटल सुपरविजन ज़रूरी होता है। कहता है कि 12 साल से पहले के बच्चों के लिए मतलब गार्जियन का निरीक्षण काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, देखो
किसी भी स्टेटमेंट को, किसी बात को अपने बुद्धि से, लॉजिक से जज करके तब डिसाइड करना क्या गलत है क्या सही है। तो ये चीज़ें हम सीखते कैसे हैं? अनुभव से, एक्सपीरियंस से। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको नहीं सिखा सकता है, उसमें माता पिता का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अब देखिए, इसमें एक अल्टरनेटिव दिया गया है कि आपको इंक्लूड करना ही है, अगर आप क्लास 9 के बाद कर दो, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता है काउंटर आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। पहले हमने क्या देखा कि हाँ हम तैयार हैं, ऑलरेडी हमारे पास बच्चे एआई यूज़ करते हैं, बट सबसे बड़ा देखो कहता है कि दिक्कत यहाँ पर क्या हो जाएगी कि पीपल विल बिलीव, उनको लगेगा कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन टाइप करो उसका आंसर तो मिल जाएगा, ठीक है। वी विल लूज समथिंग वाइटल, ह्यूमिलिटी एंड पेशेंस। मतलब जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो पेशेंस की क्षमता हमारी घट जाएगी। देखो, इसको कंक्लूड करता है कि एआई विल कंटिन्यू टू बिल्ड आवर ब्रिजेस। जैसे कि बड़ा बड़ा डेटा प्लान करना है, कुछ बनाना है, आप उसमें एआई का यूज़ करो, बट जब बात आती है पीपल टू पीपल कंटैक्ट की, उसमें आप एआई को कंप्लीटली मोनोपोलाइज नहीं कर सकते हो। एक बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पर, जो लर्निंग की प्रोसेस है, हम किसी भाषा को सीखते हैं, वो कहता है एक स्लो प्रोसेस है, इमोशनल होता है, डीपली ह्यूमन है, एंड किसी भी टेक्निकल रिवोल्यूशन इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन टॉकिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, मोबाइल से, टेलीफोन से, बट अगर एम्पैथी की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, ऑनेस्टी, मतलब डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं, जो मोरालिटीज़ वगैरह है, वो बच्चों को एआई नहीं सिखा सकता है। देखिए, कंक्लूड कैसे किया गया है इस चीज़ को कि यहाँ पे दिक्कत बताई गई है कि बहुत सारे क्राइम होते हैं, डिफरेंट कंटेंट बच्चों को दिखा सकते हैं, मतलब जो उनके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन है, माल प्रैक्टिस है, क्राइम वगैरह है, एआई के आने से पहले भी थे, और जो लोग हैं तब भी खतरे में थे, ठगे जाते थे। तो यंग स्टूडेंट जो हैं एंड पीपल जिनके पास नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है, वो इस समय में, इस बदलते समय में मोर प्रोन है ठगी का। मतलब उनको आप ठग सकते हो, उनको आप स्कैम कर सकते हो। इसलिए कहता है कि लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट, टेक्निकल लिटरेसी ज़रूरी है, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डूइंग अ डिसर्विस टू स्टूडेंट बाय गिविंग देम चैटबॉट्स। मतलब आप बच्चों को कंप्लीटली, मतलब उस पर डिपेंडेंट कर दे रहे हो, अगर वो गलत हो जाएगा। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर भावनाओं को डेवलप करना उतना ही ज़रूरी होता है। जबकि कहता है डाटा क्या है, जो सिस्टम क्या है, प्रूवन नहीं है बच्चों के लिए। इसमें गार्ड रेल्स की कमी, मतलब क्या है, गार्ड रेल्स क्या होते हैं? ऐसी पॉलिसीज जिससे कि आप एआई के थ्रू स्कैमिंग से, थ्रेट से बच सकते हो। यहाँ पर कहता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, एडल्ट वगैरह पढ़े लिखे हैं, वो भी इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो छोटे बच्चों को आप इतना ओपनली कैसे एक्सपोज कर सकते हो एआई की तरफ? तो हम एज अ कंक्लूजन पेपर में लिख सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ाओ एआई से, ताकि हमारा एक वर्कफोर्स तैयार हो सके, बट उनको कम्प्लीटली उस पर डिपेंडेंट ना कर दो। उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, डिफरेंट जो इमोशंस है, उनको डेवलप करने का चांस देना चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।